हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय हम लोग डीएसएसबी और ट्रिपल एससी ईएसआईसी लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन संकल्प बैच के साथ में कर रहे हैं। संकल्प बैच का ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग टॉप एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर आपको क्विज करना है तब भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए हो तो हमारा आईडी है मनी तिवारी 123, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। साथ में अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63077812, इससे अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज के टॉप एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा एमसीक्यू 26 नंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि 25 नंबर के एमसीक्यू को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो 26 नंबर का हमारा एमसीक्यू है, द सोल्यूशन यूज्ड टू फिक्स ए पैप स्मीयर इज, यानी कि पैप स्मीयर को फिक्स करने के लिए किस प्रकार के सोल्यूशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हमारे हैं राइट स्टेंट, हेमोटॉक्सिलिन, फिजियोलॉजिकल सलाइन या फिर आपका साइटोस्प्रे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पैप स्मीयर होते हैं, पैप स्मीयर को फिक्स करने के लिए हम लोग साइटोस्प्रे का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राइट स्टेन की, तो जो राइट स्टेन है हमारा एक प्रकार का रोमानॉस्की स्टेन होता है। किस प्रकार का स्टेन होता है? रोमानॉस्की स्टेन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उदासीन स्टेन यानी कि न्यूट्रल स्टेन के नाम से भी जानते हैं। किसके? न्यूट्रल स्टेन के नाम से भी जानते हैं। इसको भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। जो हमारा हेमोटॉक्सिलिन है एक प्रकार का डाई है, तो यहाँ पे ये बेसिक डाई है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि एक प्रकार का ये क्षारकीय डाई है, और क्षारकीय डाई का उपयोग यानी बेसिक डाई का उपयोग हम लोग एसिड प्रकार के पार्टिकल्स को रंगने के लिए करते हैं। एसिड प्रकार के पार्टिकल्स को हम लोग रंग पाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर का एमसीक्यू है, और 27 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन कॉज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। तो ऑप्शंस हमारे ए हैं साइटोटिक स्टेफाइलोकोकस ओरियस, दूसरा हमारा स्टेप्टोकोकस ओरियस, तीसरा है स्टेफाइलोकोकस एपिडिडमाइडिस, और आपका जो लास्ट है स्टेप्टोकोकस निमोनी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे एफआर यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, तो ये आपके स्टेप्टोकोकस पाइजन्स के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर का एमसीक्यू ये कह रहा है कि व्हिच ऑर्गेनेल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि इनमें से कौन सा कोशिकांग है जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शंस आपके हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और आपका गाल्जी पार्टस। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारे लाइसोसोम के पास पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो हमारा ऑटोलिसिस है, ऑटोलिसिस की जो प्रक्रिया है आपके लाइसोसोम के द्वारा ही होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारे लाइसोसोम में ही पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या भाई? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसको भी आपको कॉपी में नोट करना है। साथ में अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे गोल्जी पार्टस की, तो गोल्जी पार्टस क्या करता है? गोल्जी पार्टस जो है, यहाँ पे आपका जो प्रोटीन है आता है, और इस प्रोटीन का जो पैकिंग है, ठीक है, जो पैकिंग है और जो सिक्रीशन है, ये आपके गोल्जी पार्टस में होता है। किसमें? आपके गोल्जी पार्टस में होता है। यानी कि पैकिंग और जो सिक्रीशन है आपके प्रोटीन का आपके गोल्जी पार्टस में होता है। और अगर प्रोटीन के सिंथेसिस की बात करेंगे तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारा है वो क्या है? लाइसोसोम है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद में 29 नंबर के एमसीक्यू पे आ जाते हैं। 29 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट किया जाता है। तो ऑप्शंस की अगर बात करेंगे TRH है, T4 है, TSH है और आपका इंसुलिन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रहे, जो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे TRH की, तो TRH का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? TRH का फुल फॉर्म हो जाता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या हो जाता है आपका? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो जाता है। और अगर हम बात करेंगे कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो आपके ये हाइपोथैलेमस से होता है। कहाँ पे भाई? आपके हाइपोथैलेमस से होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से भाई? आपके हाइपोथैलेमस से होता है, इसको ध्यान में रखना है। ये मदद क्या करता है? तो ये मदद करता है आपके थायराइड एक्टिविटी में। क्या करता है? आपके थायराइड एक्टिविटी में मदद करता है। ठीक है, थायराइड एक्टिविटी में आपके मदद करता है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो T4 है यानी कि जो थायरॉक्सिन है, ये आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। अगर बात करेंगे इंसुलिन की, तो इंसुलिन कहाँ से? आपके पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है।
जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो इंसुलिन है आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल के द्वारा सिक्रीट होता है, बीटा सेल के द्वारा सिक्रीट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा? टीएसएच निकलेगा। टीआरएच कहां से निकलेगा? तो आपके हाइपोथैलेमस से। इंसुलिन आपके पैनक्रियाज से। T4 आपके थायराइड ग्लैंड से निकलेगा, इसको ध्यान में रख लेना है बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा 29 नंबर का एमसीक्यू। ये कह रहा है कि इन डीआईसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल शो हाई रिजल्ट एक्सेप्ट, यानी कि डीआईसी जो हमारा है, डीआईसी में निम्न को छोड़कर सभी परीक्षण अच्छे प्रमाण दिखाएंगे, यानी कि एक को छोड़ के सभी में आपके रिजल्ट शो होंगे, हाई रिजल्ट शो होंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके हैं पीटी, प्लेटलेट्स, एपीटीटी या फिर आपका नन ऑफ द दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बात जो हो जाएगा राइट आंसर की, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी जो है प्लेटलेट्स है और डीआईसी में आपका जो प्लेटलेट है वही डाउन रहता है और सभी क्या होते हैं, हाई देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा डीआईसी है इसका मतलब क्या हो जाता है, तो डिसमिनेटेड, ठीक है, डिसमिनेटेड क्या हो जाता है, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर, सॉरी हाँ इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाता है, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाता है। राइटिंग पे ध्यान मत देना, अपनी कॉपी में नोट करते रहना, क्योंकि मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाता है और इसके केस में जो आपका प्लेटलेट है वो डाउन देखने को मिलेगा और सभी के जो रिजल्ट हैं आपको हाई देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 30 नंबर का है और 30 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि 3 टाइप ऑफ कीटोन बॉडी इंक्लूडिंग एस्टोएस्टिक एसिड, एसीटोन एंड डॉट डॉट, यानी कि जो हमारा कीटोन बॉडी है वो 3 प्रकार से होता है, जिसमें आपके 2 नाम दिए गए हैं, एस्टोएस्टिक एसिड और आपका एसीटोन, तीसरा आपको बताना है। तो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑक्जेलाएसिटिक एसिड दिया है, लैक्टिक एसिड है या फिर आपका 3 हाइड्रॉक्सिक ब्यूटिक एसिड है या फिर आपका एस्टिक एसिड है। तो फ्रेंड्स अगर हम कीटोन बॉडी की बात करेंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं, एस्टोएस्टिक एसिड, एसीटोन और आपका तीसरा हो जाता है 3 हाइड्रॉक्सिक ब्यूटिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर जाएगा, 3 का मतलब 3 इज द राइट आंसर जाएगा। ये जो प्रश्न हमारा पीजीआई चंडीगढ़ में हाल में ही आपका पूछा गया है। अगर यहाँ पे बात किया जाए आपके कीटोन बॉडी होते कौन है, तो जो कीटोन बॉडी फ्रेंड्स ये आपके फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है, तो जब फैटी एसिड का अधिक ऑक्सीडेशन होता है तो आपके कीटोन बॉडी का निर्माण होता है। अब बात आती है कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपके लीवर में होता है, इसको भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। यानी कि फैटी एसिड के अधिक ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन बॉडी मिलता है और ये कीटोन बॉडी कहाँ पे, हमारे लीवर में मिल जाते हैं, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर बात करें कि जो कीटोन बॉडी है किस टेस्ट के द्वारा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो आपका रोथरा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, क्या नाम होता है भाई, रोथराज टेस्ट हो जाता है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। रोथराज टेस्ट के द्वारा हम कीटोन बॉडी का पता लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 31 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि द डिग्री दैट कंट्रोल रिजल्ट डिवाइडेड फ्रॉम नोन वैल्यू और मीन वैल्यू इज नोन एज, यानी कि किसी नियंत्रण परिमाण के ज्ञात मान या मध्य मान के विचलन की डिग्री को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपके हैं स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ठीक है, आपका कोफिशिएंट डेरिवेशन है, मीडियन है या फिर आपका नन ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे 31 नंबर के एमसीक्यू को, तो इसको हम स्टैंडर्ड मान देते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 32 नंबर का एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू कह रहा है कि इरिथ्रोब्लाइटोसिस फोर्टिलिटिस अकर ड्यू टू, यानी कि जो आपका इरिथ्रोब्लाइटोसिस फोर्टिलिटिस है ये किसके कारण होता है। आपका ऑप्शन है एबियो इनकम्पैटिबिलिटी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, हीमोफीलिया या फिर आपका ल्यूकेमिया। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे फीटस में जो इरिथ्रोब्लाइटोसिस होता है वो किसके कारण होता है, तो आपकी ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। अगर अदर एज की बात करते हैं तो उसमें अदर एज में आपका एबियो इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन आपका जो फोर्टिलिटिस टर्म दिया है ये आपकी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है जिसमें जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। कौन कौन से, तो आपका जो हीमोफीलिया है फर्दर 3 भागों में बट जाएगा, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और आपका हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया जो हमारा ए है वो आपका 8 नंबर के फैक्टर की डिफिशियंसी पाई जाती है। कौन से, आपके 8 नंबर फैक्टर की डिफिशियंसी होती है। आपका जो हीमोफीलिया बी है उसमें 9 नंबर फैक्टर की डिफिशियंसी होगी, ठीक है, 9 नंबर फैक्टर की डिफिशियंसी। और जो हमारा हीमोफीलिया सी है उसमें 11 नंबर फैक्टर की डिफिशियंसी पाई जाएगी, इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ल्यूकीमिया क्या है, तो आपका डब्ल्यूबीसी का कैंसर हो जाता है, यानी कि जब आपकी डब्ल्यूबीसी का एबनॉर्मलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, ल्यूकेमिया कह देते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 33 नंबर का है और 33 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आल्सो परफॉर्म एज कार्डियक एंजाइम फंक्शन, यानी कि इनमें से एक एंजाइम है जो कि कार्डियक एंजाइम के रूप में कार्य करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका एस्ट्रिक फास्फेटेज,
क्रेटनाइन या फिर आपका ठीक है LDH या फिर आपका ALT। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा। ध्यान रखिए कार्डियक जो एंजाइम होते हैं या फिर कह सकते हो जो कार्डियक बायोमार्क होते हैं वो मुख्यतः 3 भाग में होती है, ठीक है। एक आपका हो जाता है मायोग्लोबिन, क्या हो जाता है आपका मायोग्लोबिन हो जाता है भाई साहब। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है आपका ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन, ठीक है। और तीसरा आपका क्या हो जाता है, तीसरा आपका हो जाता है क्रेटनाइन, ठीक है। क्या हो जाता है आपका क्रेटनाइन फास्फेटेज, ठीक है। फास्फेटेज नहीं कहेंगे, फास्फोकाइनेज कहेंगे, ठीक है। फास्फोकाइनेज यानी इसको हम कह देते हैं CPK कह देते हैं, क्या कह देते हैं CPK कह देते हैं, ठीक है, क्रेटनाइन फास्फोकाइनेज। और जो तीसरा हमारा हो जाता है वो आपका LDH हो जाता है, क्या हो जाता है आपका LDH हो जाता है यानी कि लैक्टेट डिहाइड्रोनेज। और जो हमारा LDH है ये आपका नॉन स्पेसिफिक है, इसको भी ध्यान में रखना है, क्या है आपका नॉन स्पेसिफिक है, इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चारों को इंक्लूड करते हैं, मायोग्लोबिन, ठीक है, ट्रोपोनिन, क्रेटनाइन ठीक है, फास्फोकाइनेज और आपका LDH यानी कि आपका लैक्टेट डिहाइड्रोनेज, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इन तीनों भी आपको जो मार्किंग है या फिर कह सकते हो जो एंजाइम्स है इनको भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रकार का ये प्रोटीन है, मायोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ट्रोपोनिन नाम का एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, जो कि पर्सनली आपके किसमें हार्ट में पाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और जब भी आपके हार्ट मसल्स में कोई दिक्कत होती है तभी जाके आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है, इसको ही बच्चा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ALT जो है आपके कहाँ पे, आपके लीवर में पाए जाते हैं, ठीक है। आपके प्रोटीन ही है जो कि आपके लीवर के मसल्स में पाए जाते हैं, और जो ट्रोपोनिन है वो पर्सनली आपके हार्ट मसल्स में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर का MCQ है, और 34 नंबर का MCQ कह रहा है कि ESR will show low value result in which one of the following condition, यानी कि जो हमारा एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो किस कंडीशन में आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, सॉरी कम देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। ESR निम्नलिखित में से किस स्थिति में कम मूल्य का परिमाण दिखाएगा, यानी कि लो वैल्यू दिखाएगा। ऑप्शंस आपके पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया, RA फैक्टर या फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस। तो पर्टिकुलरली फ्रेंड्स अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करोगे तो पर्टिकुलरली इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉलीसाइथेमिया में आपका क्या हो जाता है, ESR क्या होता है, घटा देखने को मिलता है। जबकि पर्टिकुलरली अगर हम RA की बात करें यानी कि रूमेटिक आर्थराइटिस यानी गठिया रोग की बात करेंगे, और या फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे, दोनों में जो आपका ESR है वो आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर का MCQ होगा, और 35 नंबर का MCQ क्या कहेगा देख लेते हैं। 35 नंबर का MCQ कह रहा है कि which one of the following parasitic cause amoebic dysentery, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरासाइट अमीबिये पेचिश का कारण बनता है। ऑप्शन है आपका गार्डिया लैम्ब्लिया, एंटेरिबा हिस्टोलिट का, ऑप्शन नंबर सी है एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आपका सिजेला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करेंगे किसकी, ऑप्शन नंबर बी की, तो एंटेरिबा हिस्टोलिट का के द्वारा आपका अमीबिक पेचिश होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ठीक है गार्डिया लैम्ब्लिया की बात करेंगे तो आपका ये फ्लैजिलेटेड पैरासिटिक है, क्या है आपका फ्लैजिलेटेड, यानी कि इसके पास फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर सिजेला की बात करोगे तो यह क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, क्या है आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या है आपका एक प्रकार का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। साथ में आपका क्या है नॉन मोटाइल है, क्या है आपका नॉन मोटाइल है, और एक प्रकार का ये क्या है कह सकते हो कि नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया, ठीक है, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है। इन सभी कैरेक्टर को आप सिजेला के जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स की बात करोगे तो आपका एक प्रकार का राउंड वार्म है, इसको भी ध्यान में रख सकते हो, राउंड वार्म है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। नेमेटोड से राउंड वार्म है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर का MCQ है। ये कह रहा है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंस ऑफ फोलेट एंड व्हिच विटामिन्स, यानी कि कह रहा है कि जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है ये फोलेट की डिफिशियंसी के द्वारा होता है, साथ में एक और विटामिन के द्वारा होता है। ये आपको बताना है कि ये आपका कौन सा विटामिन होगा, विटामिन E होगा, विटामिन B12 होगा, विटामिन C होगा, या फिर आपका विटामिन D होगा। तो देखिए अगर हम बी कॉम्प्लेक्स की बात ही कर लेते हैं, किसकी, बी कॉम्प्लेक्स की, तो जो बी कॉम्प्लेक्स है ये लगभग सारे के सारे क्या हैं, ये आपके ब्लड के प्रोडक्शन में अपना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स में आपका B12 आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। अगर B12 की डिफिशियंसी हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, क्या कहते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर बात करेंगे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपको ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी कि रतौंधी रोग हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है।
विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस रोग हो जाएगा, जो कि बच्चों में होता है। किसमें, बच्चों में होता है। और अगर यहाँ पे ऑस्टियोमाइलिटिस की बात करेंगे, किसकी, ऑस्टियोमाइलिटिस की, कॉपी में नोट कर लो ऑस्टियोमाइलिटिस की, तो आपकी ये किसमें होता है, एडल्ट में होता है। किसमें वही होता है, एडल्ट में होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है, इसको भी अपने कॉपी में नोट कर सकते हो बच्चों, विटामिन से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, ऑक्सीडेज पॉजिटिव एंड मोटाइल रॉड। यानी कह रहा है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव है, एरोबिक है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है और आपका ये मोटाइल रॉड भी है। ई कोलाई होगा, प्रोटियस होगा, साल्मोनेला होगा या फिर आपका सीडोमोनास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा, सीडोमोनास इज द राइट आंसर जाएगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्ले ए मेजर रोल इन ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका हास्य प्रतिरक्षा में भूमिका निभाती है। ऑप्शन आपके हो जाएंगे बी सेल से, टी सेल से, मोनोसाइट से, माइक्रोफेजेज है। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, बी सेल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर का एमसीक्यू बनेगा और 39 नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया लेबोरेटरी फाइंडिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो इंक्रीज वैल्यू। यानी कि जब आप आयरन की कमी की बात करोगे, यानी कि आयरन की कमी वाला एनीमिया है, उस समय आपकी जो प्रयोगशाला में कौन सी ऐसी टेस्ट होंगे जिसमें उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ी हुई दिखाई होगी, वृद्धि दिखाई देगी, ये आपको दिखा रहा है। फिर से एक बार बताते हैं कि जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अगर आप टेस्ट कर रहे हो, अपने लेबोरेटरी में जा रहे हो, तो कौन सा जो टेस्ट है वो आपका बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ये आपको बताना है। एचबी, आयरन, टीआईबीसी या फिर आपका आरबीसी। तो ध्यान रहे, आयरन आपका क्या रहेगा, आपका आयरन लो रहेगा, एचबी आपका लो रहेगा। और अगर हम टीआईबीसी की बात करेंगे तो आपका ये हाई रहेगा। टीआईबीसी का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है ये टोटल, ठीक है, ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होता है आपका, ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है आपका, ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है। और ये जो होता है आपका क्या हो जाता है, लो होता है। और सारे के सारे जो आपके यहाँ पे पैरामीटर दिए हैं वो आपको हाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 40 नंबर का एमसीक्यू है और 40 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि विडाल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ व्हिच बैक्टीरिया। ठीक है, एक बार हमें लग रहा है कि कुछ हम गलत बोल गए हैं यहाँ पे, हमें ये बोलना है कि जो आपका टीआईबीसी है, इस टीआईबीसी में वृद्धि देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगा। ये वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी और सारे के सारे वैल्यू क्या देखने को मिलेंगे, लो देखने को मिलेंगे। इसको बच्चा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम गलती किए तो इस बार माफी मांगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ये कह रहा है कि विडाल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ व्हिच बैक्टीरिया, यानी कि विडाल जो टेस्ट है वो किस प्रकार के बैक्टीरिया को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तो विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साल्मोनेला के लिए करते हैं, साल्मोनेला टाइफी के लिए करते हैं, जो कि टाइफाइड बीमारी को काज करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 40 नंबर 1 का है और 41 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि इफ सैंपल इज टेकन इन इडिटिएट ट्यूब, यानी कि अगर आप सैंपल इडिटिएट ट्यूब में ले रहे हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिजल्ट विल इफेक्ट, और इस इडिटिएट ट्यूब के द्वारा आप बायोकेमिस्ट्री टेस्ट लगा रहे हैं, तो कौन सा जो हमारा एलिमेंट है वो इफेक्टेड होगा, कौन सा टेस्ट यहाँ पे इफेक्टेड होगा। यदि नमूना इडिटिएट ट्यूब से लिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक परीक्षण प्रमाण प्रभावित करेगा, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल या फिर कैल्शियम। तो ध्यान रहे, आपको पता होगा एटीडीए का प्रिंसिपल, जो एटीडीए का प्रिंसिपल वो क्या कहता है, वो कैल्शियम को बाइंड करता है। क्या करता है भाई, कैल्शियम को बाइंड करता है और ये चिलेशन प्रक्रिया के द्वारा आपके कैल्शियम को हटा देता है। ठीक है, कैल्शियम को यहाँ पे हटा देता है। ठीक है, तो जब कैल्शियम को हटा देगा भाई साहब, तो क्लॉटिंग फैक्ट्री में जो भी कैल्शियम अपना रोल प्ले कर रहा था उसको हटा देगा, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। तो इफेक्ट कौन करेगा बायोकेमिस्ट्री में, आपके कैल्शियम को तो इफेक्टेड होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि झील नेल्सन स्टेन इज यूज्ड फॉर, यानी कि जो हमारा जेडन स्टेन है वो किसके उपयोग के लिए किया जाता है। यहाँ पे कह सकते हो जो हमारा एफबी स्टेन है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, स्टेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है, बैसिलस स्पेसीज। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर अदर प्रकार के माइकोबैक्टीरियम के लिए हम लोग जेडियन स्टेन या फिर हम एफबी स्टेन का प्रयोग करते हैं। इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हम आपसे पहले ही बता दिए थे कि जब हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ आपको नॉर्मल प्रश्न देखने को लोग मिलेंगे, कुछ आपको हार्ड मिलेंगे, कुछ मीडियम मिलेंगे। इससे आपको घबराना नहीं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच फार्मूला, यानी कि भिन्नता के गुणांक की गणना
किस सूत्र के द्वारा की जाती है, तो इसका जो राइट रेफरेंस सूत्र हो जाता है ये आपका स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई 100 और अपॉन मीन्स हो जाता है। इसी से आपका यहाँ पे भिन्नता का गुणांक की जो गणना है वो पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 44 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कह सकते हो जो रतौंधी रोग है वो किस प्रकार के विटामिन की कमी के द्वारा होता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है, इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सी के द्वारा स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन B12 के द्वारा एनीमिया, और कौन सा एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, इसको यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। B6 के द्वारा आपकी जो स्किन की डिजीज है वो यहाँ पे हो जाती है। ये इसका जो B6 का जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या हो जाता है, पायरिडॉक्सिन हो जाता है। क्या हो जाता है, पायरिडॉक्सिन हो जाता है। और अगर डिजीज की बात करोगे तो डर्मेटाइटिस हो जाता है। क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर का एमसीक्यू। ये कह रहा है कि व्हाट इज इरिथ्रोपोइटिन, यानी कि इरिथ्रोपोइटिन क्या है। ऑप्शंस आपके लॉन्ग से हैं, इसको अच्छे से समझना है। इज सीक्रेटेड बाय किडनी, यानी कि जो इरिथ्रोपोइटिन है वो आपके किडनी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। या फिर आपका स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस आरबीसी, यानी कि जो इरिथ्रोपोइटिन है वो आपके हार्मोन्स को क्या वो आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं जिससे आपके आरबीसी का प्रोडक्शन हो सके। या फिर ऑप्शन नंबर सी है, इज इंक्रीज द रिस्पॉन्स ऑफ हाइपोक्सिमिया, या फिर ये हाइपोक्सिमिया का जो है रिलीजिंग जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो आपके टिश्यू में कम हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। तो इन तीनों जो ठीक है, जो तीनों ऑप्शन है वो आपकी इरिथ्रोपोइटिन के लिए सही है। इसको यहाँ पे ध्यान में रखना, क्योंकि किडनी से ये सीक्रेट होता है, जो आपका बोन मैरो है उसको बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, और ये हाइपोक्सिमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ध्यान रखना, इसके चारों ऑप्शन जो है राइट है। ऑप्शन नंबर 46 सॉरी प्रश्न नंबर 46 है, और ये कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट अबाउट एस्केरिस लिम्बरिक्वाइड एक्सेप्ट वन, यानी कि एक को छोड़कर एस्केरिस लिम्बरिक्वाइड के बारे में निम्नलिखित में से प्रत्येक विशेषता सही है। ठीक है, यानी कि एक जो आपका है वो ऑप्शन गलत है और सारे के सारे आपके एस्केरिस लिम्बरिक्वाइड के संदर्भ में सही है। ऑप्शन पहला है आपका एस्केरिस लिम्बरिक्वाइड इज निमेटोड्स, तो ऑप्शन नंबर सही भाई ये निमेटोड है, तो इसको ठीक है मान लेंगे। बोथ डॉग एंड कैट्स आर इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ एस्केरिस लिम्बरिक्वाइड, तो इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। एस्केरिस लिम्बरिक्वाइड कैन कॉज निमोनिया, बिल्कुल काज करता है भाई। एस्केरिस लिम्बरिक्वाइड इज ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन ऑफ एग, तो भाई बिल्कुल राइट है। तो यही आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट हो जाएगा। मतलब क्या समझे, मतलब हमें एक को छोड़ के बताना था, तो इसी को छोड़कर यानी कि ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर और सारे के सारे जो आपके ऑप्शंस है एस्केरिस लिम्बरिक्वाइड के लिए सही है। अब यहाँ पे बात आएगी सर इसका राइट आंसर होगा क्या, मतलब कि इसके जो कह सकते हो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं या फिर जो होस्ट होते हैं वो होते कौन है। तो भाई इसके जो आपके होस्ट होते हैं वो डिफिनिट होस्ट होते हैं, यानी कि कौन से आपके डिफिनिट होस्ट होते हैं। ठीक है, डिफिनिट होस्ट होते हैं, और जो डिफिनिट होस्ट होते हैं वो कौन होते हैं, वो आपके डायरेक्ट ह्यूमन होते हैं, यानी कि इसके पास है कोई अदर इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट ये काज करता है किसको, ह्यूमन को। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, 47 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ सेल इज रैपिडली कैन कॉज जॉन्डिस, यानी कि जॉन्डिस कौन कॉज करता है ये आपको बता देना है। WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सेल्स, या फिर आपका रेड ब्लड सेल। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। जब आपका आरबीसी टूटेगा तब आपका क्या होगा, जॉन्डिस काज होगा। अगर आपकी बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है या फिर आपकी जो आरबीसी है बहुत ज्यादा टूटने लगती है अपने समय से पहले। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 48 है, और 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि काला आजार डिजीज इज कॉज बाय व्हिच पैरासाइट, यानी कि जो काला आजार है वो आपके किसके द्वारा यहाँ पे कॉज किया जाता है। ऑप्शन से आपका लिस्मेनिया डोनोनी, ट्रिपनोसोमा कुर्जी, ब्यूचेरिया वैनक्रॉफ्ट, या फिर आपका प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के क्या द्वारा, प्लाज्मोडियम जो हमारा स्पीसीज है इसके द्वारा आपका क्या होगा, मलेरिया होगा। क्या होगा आपका, मलेरिया होगा। ब्यूचेरिया जो वैनक्रॉफ्ट है उसके द्वारा क्या होगा, फाइलेरिया होगा। क्या होगा आपका, फाइलेरिया होगा। ट्रिपनोसोमा कुर्जी के द्वारा क्या होगा, तो आपका जो चागाज डिजीज है, क्या है आपका, चागाज डिजीज, वो आपका हो जाता है यहाँ पे क्या रहता है, आपका चागाज डिजीज हो जाता है। तो लिस्मेनिया डोनोनी के द्वारा ही आपका क्या होता है, काला आजार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। लिस्मोनिया जो डोनोनी है प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। क्या है आपका, प्रोटोजोआ है भाई, जबकि क्या है आपका, प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ लिख लेना सही से, प्रोटोजोआ हो जाएगा। और अगर ट्रिपनोसोमा कुर्जी की बात करेंगे तो आपका ये क्या हो जाता है, ठीक है, ट्रिपनोसोमा कुर्जी क्या होगा भाई साहब, एक प्रकार का यहाँ पे क्या हो जाएगा है, निमेटोड्स हो जाता है। क्या हो जाता है, निमेटोड्स। ब्यूचेरिया वैनक्रॉफ्ट आपका क्या हो जाता है, निमेटोड्स हो जाता है। और जो प्लाज्मोडियम है फिर से एक प्रकार का क्या हो जाता है, प्रोटोजोआ हो जाता है। क्या होता है आपका, प्रोटोजोआ हो जाता है। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर का एमसीक्यू है भाई।
ये कह रहा है कि व्हेन मायोकार्डियल इन्फेक्शन विल हैपन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियल एंजाइम विल एलिवेटेड फर्स्ट, यानी कि जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्डियक एंजाइम सबसे पहले ऊपर उठेगा, एलडीएच, सीके या फिर आपका एएलटी या फिर आपका एएसटी। तो देखिए ये दोनों जो है आपके लीवर में पाए जाएंगे, लीवर मसल्स में पाए जाएंगे, और आपका जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि आपका जो क्रिएटिनाइन काइनेज है या फिर कह सकते हो क्रिएटिनाइन फास्फोकाइनेज है, यही क्या होगा सबसे पहले ऊपर उठेगा। ये हमने बताया था कि नॉन स्पेसिफिक है, तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 50 नंबर के प्रश्नों पे। 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कैसन या फिर कह सकते हो कैसोनी, ठीक है, कैसोनी डिजीज, ठीक है, कैसोनी जो परीक्षण है, कैसोनी जो टेस्ट है, इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ व्हिच पैरासाइट, यानी कि जो कैसोनी परीक्षण है वो किस प्रकार के परजीवी को पहचानने के लिए, डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, टेनियासिस, ठीक है, हाइडिडियासिस या फिर आपका ट्राइक्यूरिसिस या फिर आपका ऑनक्यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल हमारे पास 25 नंबर के एमसीक्यू थे, इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया, जहां पे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी हमने एक्सप्लेन किया। और अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि लाइव क्लास की स्टार्टिंग होनी चाहिए तो लाइव क्लास के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, उसके बाद में हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।